मेहनती बच्चे अधिकतर टैलेंटेड को पीछे छोड़ देते हैं, वहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन जाते हैं कभी। आपके मन में ये शंका रही होगी, इससे पहले मैंने तैयारी भी नहीं करी। जो विद्यार्थी हैं फर्स्ट ग्रेड देने जा रहे हैं, क्या उन्हें करना चाहिए? उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, मतलब आपके कंटेंट से ही नहीं होते। ज्योग्राफी में ज़्यादा कुछ पता नहीं था मुझे कि पिछले पेपर में भी ऐसा हुआ था। उसी समय मैंने एक काम कर दिया। 40% वाला एक रूल आया। इस दुविधा से खुद को बचाने के लिए या दूर करने के लिए आपने क्या प्रयास किया? स्टडी मटेरियल के लिए मैं पूर्ण रूप से कलाम अकेडमी के ऊपर ही डिपेंडेंट था। लेकिन फिर वो बीच में कई बार छोड़ देना, क्योंकि आपके पास एक ही वेपन है, आपका दिमाग। दुनिया गोल है और गोल है वो अंक जिसे हम शून्य कहते हैं। वो शून्य जहां से यात्रा शुरू होती है शिखर पर जाने की। लेकिन कुछ बिरले ऐसे होते हैं जो शून्य से शिखर की इस यात्रा को पहली ही बार में सफलता के चरम तक पहुंचाते हैं। आज की हमारी कहानी के नायक एक ऐसे ही विद्यार्थी हैं। टोंक जिले के मालपुरा तहसील के मोरला गांव का एक वो होनहार बेटा जिसने ये संकल्प लिया कि मैं अपने आप को नहीं, अपने लक्ष्य को नहीं, बल्कि अपने गांव के सपनों को भी साकार करूंगा। किसान परिवार से एक आया बेटा जिसकी आंखों में जयपुर उतरते वक्त कुछ सपने थे, लेकिन मन में अडिग विश्वास था, जिसने ये तय किया था कि मैं जब फिर अपने गांव लौटूंगा तो मेरे साथ एक गठरी होगी, एक पोटली होगी जिसमें होगी सफलता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र चौधरी जी की, जिन्होंने अभी हाल आयोजित आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा में ज्योग्राफी विषय से राजस्थान में पहली रैंक हासिल की है। यह कलाम परिवार के लिए भी अभूतपूर्व क्षण है, क्योंकि इसी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से न सिर्फ पहली, न सिर्फ दूसरी, न सिर्फ तीसरी, बल्कि इस कड़ी में कई रैंक हासिल हुई हैं। लेकिन इस पूरी रैंक के हरावल दस्ते का वो जांबाज सिपाही इस वक्त हमारे बीच मौजूद है, और मैं चाहूंगा इस बातचीत को आप सभी विद्यार्थी पूरे मनोयोग से सुने, क्योंकि एक फर्स्ट रैंकर कैसे फर्स्ट रैंक तक पहुंचता है, आप ही की तरह टेबल पर बैठकर अपनी कॉपी में कलम घिसने वाला विद्यार्थी कब सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है, इसकी जीती जागती मिसाल है महेंद्र चौधरी भाई। और हम यहां से शुरू करते हैं हमारी आज की बातचीत का सिलसिला। जी सर। पहला प्रश्न, महेंद्र भाई कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है सर। मतलब एक व्यक्ति जो बीएड करता है, मैं समझता हूँ उसके मन में पहला सवाल यही होता है कि भले ही मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी करूं, भले ही मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं, लेकिन बीएड की है तो एक ना एक दिन स्कूल व्याख्याता जरूर बनना है। जी सर। और आपने उस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्योग्राफी से क्रैक किया है, तो अब जिंदगी कितनी बदली हुई देखते हो अपनी? हाँ, मतलब जो आस पड़ोस में वातावरण है वो जरूर बदला है, लोगों के बिहेव चेंज हो गए हैं अब। सीरियसली लेने लग गए होंगे लोग। जी सर। और अब आपको ऐसे बस- मानते भी होंगे कि यार ये तो बहुत समझदार और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। जी जी जी, बस वही वाली बात है। और तो बाकी क्या बदलना है, वो अपनी थिंकिंग तो जो है वो ठीक है, अपना माइंडसेट। हो ही रहेगी। जी सर। माता पिता का क्या रिएक्शन था जब ये सूचना माता उन्हें मिली थी? पिता का रिएक्शन तो यूं था जैसे वो मारवाड़ी में कहावत चलती है ना, राम जी की जोड़े हम चले गए जी। हाँ, तो वही वाला रिएक्शन था एकदम, मतलब उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते वो उनकी एक खुशी को। अनहद की अनुभूति होती है, वो जी सिर्फ सर। महसूस करी जा सकती है। जी सर। ये यात्रा शुरू कहाँ से हुई? बीएड खत्म करने से लेके और जयपुर आना, फिर तैयारी करना, इस पूरी यात्रा को एक बार आपसे जानना चाहूंगा महेंद्र भाई। जी सर, मैं ननियाल में ही पला बड़ा हूँ, जैसा मैंने आपको बताया। जी। तो ननियाल में जो नाना जी हैं उन्होंने ही सारा, मतलब ये एजुकेशन जो भी करवाई है उन्होंने ही करवाई है। जी। तो अब जब सेकंड ग्रेड में मेरा नहीं हुआ था 2022 वाली में, आपने बीएड के बाद सेकंड ग्रेड की तैयारी करी थी? बीएड के दौरान ही करी थी। अच्छा। फिर उसका फाइनल रिजल्ट आते आते बीएड कंप्लीट हो गई। सेल्फ स्टडी की थी उस समय? ऑनलाइन लिया था मैंने कोर्स। ठीक है। तो उसमें हुआ नहीं था, और बीएड कंप्लीट होके मैंने एमए प्रीवियस भी कर ली थी उस समय, फाइनल आते आते। तो फिर मुझे यूँ लगा कि अब मुझे
करनी चाहिए। मतलब अब कुछ तो ऑफलाइन का था मन पहले से ही कि ऑफलाइन कर लेते हैं कोचिंग, लेकिन फिर वो जो इच्छा थी वो और प्रगाढ़ हो गई, मतलब कि अपने को अब तो ऑफलाइन एक बार ट्राई करनी चाहिए। तो दी ने सजेस्ट की कलाम एकेडमी की टीचिंग के लिए अच्छी है। जी। तो मैंने कहा ठीक है, जो होगा वो तो अपने लिखा होगा वो मिल जाएगा, लेकिन ज्वाइन करते हैं अपन चल के। तो फिर एमए फाइनल में जब मैं था तो सितंबर 2023 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया जी, ऑफलाइन बैच। ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया, और मतलब जीके प्लस सब्जेक्ट दोनों बैच ज्वाइन किए थे मैंने। जी। तो वहीं से मैंने जो स्टडी स्टार्ट करी, तो यूं था पहले शुरुआत में यूं था कि मतलब अपने को जो पढ़ाया जा रहा है कोचिंग में वो अपने को साथ के साथ पढ़ते जाना है बस। क्योंकि ये दिक्कत मेरे को ऑनलाइन कोचिंग में आ रही थी, स्टडी क्या करनी है इसकी प्लानिंग में टाइम वेस्ट होता है, क्या पढ़ना है। ऑफलाइन में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उसका रिवीजन करते साथ ही साथ करते हुए जाएं। तो आपको अलग से कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है कि सिलेबस का कौन सा हिस्सा बाकी है आपका, और आपको वो तो संस्था अपने आप तय करेगी कि भाई बस ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। तो वो कोई इशू था नहीं, दिमाग एकदम फ्री, क्या करना है जो पढ़ा दिया उसको घर जाके रिवीजन करना है बस। जैसे ही कोई टेस्ट का शेड्यूल आता तो उसका रिवीजन और हो जाता एक बार, और जो कंटिन्यू पढ़ाते जा रहे हैं वापस होम पे जाके उसको बार बार पढ़ना, बस यही था। शुरुआत में रिवीजन ज़्यादा होता था क्योंकि कंटेंट कम था। जैसे पहला ही दिन है, पहले दिन में बहुत कम कंटेंट है मेरे पास, आज एक दिन में। तो शुरुआत में रिवीजन ज़्यादा हुआ, धीरे धीरे मैंने फिर उसमें से शॉर्ट नोट्स निकालने शुरू हुए, क्योंकि टेस्ट जब आ रहा था तो मुझे दिक्कत हो रही थी। दिक्कत ये हो रही थी कि मतलब जो सर पढ़ा रहे हैं अभी करंट वाला उसको भी रिवाइज करना है मुझे, और टेस्ट शेड्यूल में सिलेबस आता था पहले जो पढ़ा दिया उसका। तो मतलब अभी का रिवाइज करूँ उसमें तो टाइम लगता है, पीछे वाला है उसमें भी टाइम लगता है रिवाइज करने में। तो उसमें से कुछ कंटेंट निकाल के पन्नों पे लिख दिया जाए तो ठीक रहेगा, जो इम्पोर्टेंट हो, जहाँ से सवाल बनते। तो वहाँ से फिर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू किए कि मतलब ये अपने को आखिरी में भी रिवीजन करने में काम आएंगे। ठीक है। तो मैंने फिर शॉर्ट नोट्स बनाए उसके, फिर जो भी टेस्ट आता था तो उसमें मेरे को इतनी हेल्प होती थी उनसे कि मतलब अब जो कोई भी साथी होगा उसको पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए वो अपनी कॉपी खोल के पूरा वो पढ़ेगा, मुझे बस 2 पन्ने पढ़ने हैं और टेस्ट दे के आना है। तो उससे टेस्ट में रैंकिंग अच्छी आती थी, नंबर्स भी बढ़िया आते थे, और एक जो फिजूल का प्रेशर रहता है वो नहीं था, वो रिलीज होता जा रहा था बस कि मतलब आप अपना रिवीजन करते जा रहे हो डेली का डेली, जो पिछला है उसके शॉर्ट नोट्स आप बनाते जा रहे हो, और जब भी टेस्ट शेड्यूल आता है तो आप उसको पढ़ के उनसे काम बन रहा था। अगर कोई नई चीज़ टेस्ट में देखने को मिलती थी तो उसको मैं ऐड कर लेता था अपने नोट्स में भी और शॉर्ट नोट्स में भी। तो फिर ऐसे लगभग 1 साल कोचिंग चली, 2024 नवंबर 2024 तक। दीपावली पे कोचिंग पूरी हो गई, फर्स्ट पेपर की भी और सेकंड पेपर की। ठीक है। तो सेकंड पेपर में यूं था, विकास सर और बगड़िया जी सर ने कंप्लीट करवा दिया था नवंबर तक। फिर मैंने परमिशन मांगी थी सर से कि अब भर्ती भी आ गई थी उस समय, नोटिफिकेशन आ गया था, बिल्कुल आ गया था। तो कि सर मैं क्या वापस बैठ सकता हूँ क्लास में, क्योंकि दूसरा बैच शुरू हो गया था। वो तो बैच तो साइकिल में चलते रहते थे, जिसका कंप्लीट हो जाए सिलेबस आप जा सकते हो घर। तो फिर मैंने विकास सर से परमिशन मांगी कि क्या मैं वापस बैच में बैठ सकता हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में टाइम है, जून बता रखा था एग्ज़ाम में। बिल्कुल। तो सर ने मना नहीं किया कि हाँ आप बैठ सकते हो आराम से। तो 2 घंटे की क्लास होती थी सब्जेक्ट की, तो मैं अपना सुबह लाइब्रेरी से पढ़ के सीधा 2 घंटे सब्जेक्ट की क्लास लेने जाता, फिर खाना वाना खा के वापस लाइब्रेरी। तो उन 2 घंटों में भी मतलब मेरा रिवीजन ही होता था। मैंने उन 2 घंटों को टाइम वेस्ट की तरह नहीं लिया कि मतलब अब सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब कोचिंग जाने का क्या फ़ायदा है। मनोरंजन करके आ जाते हैं 2 घंटे जाके। जी नहीं सर, ऐसा नहीं था। मैं जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, अगर कोई टॉपिक इजी चल रहा है जो मुझे पहले से ही आ रहा है तो मैं अपना पढ़ने लग जाता था। जो भी दूसरी चीज़ जो हार्ड हो या जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हों उस हिसाब से। जी। और अगर
जो टॉपिक हार्ड है वही सर पढ़ा रहे हैं उस समय, तो उसमें बहुत हेल्प हो जाती थी फिर मेरी। जी। तो हुआ यूँ कि ये कोर्स मेरा 2 बार तो सर के द्वारा ही हो गया। ऑफलाइन में एक दो बार रिवाइज हो गया कोर्स तो। जी सर, एक बार तो 1 साल में हो गया और जी। दूसरी बार में तो सर ने क्या है नोट्स प्रिंटेड करवा के हम्म, बांट दिए थे, तो थोड़ा स्पीड से चला कोर्स, तो वो 6 महीने में कंप्लीट हो गया एग्जाम आने तक। तो 2 बार ऐसे हो गया सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट में श्योर था कि हाँ ठीक कर लेंगे, अपने को बस फर्स्ट पेपर को साथ के साथ लेके चलना है। जी। तो फर्स्ट पेपर में भी परेशानी हिस्ट्री और करंट में थी, क्योंकि सिलेबस का बहुत ज़्यादा वास्ट था और सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर मैं उनको टाइम देता तो पीछे चीज़ें छूट रही थी। जी। तो उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी उनको लिख लिया, बाकी कि मतलब सारी चीज़ें इकट्ठी करके लेके चला नहीं जा सकता। जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा उनमें से छांटा, अपने जो बुकलेट्स दे रखी है, नोट्स दे रखे हैं, उनमें से शॉर्ट नोट्स बनाए। आखिरी तक वो शॉर्ट नोट्स ही पढ़ता रहा फिर जी। मतलब जो होना होगा वो उन्हीं में से हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें याद भी नहीं रखी जा सकती सही इस है। हिसाब से। और ज़्यादा मेन फोकस फर्स्ट पेपर में मेरा जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे 5-5 क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इनमें ठीक था। और जो पॉलिटी के लिए यूँ बोलते हैं कि हार्ड पोर्शन दे रही है आरपीएससी, लेकिन एडी सर ने जो पॉलिटी हमें करवाई थी जी। वो लगभग 125-30 पेजेस में थी फर्स्ट ग्रेड अच्छा। का। तो उनसे 5 में 4 सवाल बन गए थे। तो मतलब पॉलिटी में जिन्होंने बोला कि हार्ड थे, तो मेरे हिसाब से तो मतलब मेरे नोट्स में थे क्वेश्चन, तो मुझे नहीं आया उसमें कुछ जी। बस। और हिस्ट्री में तो देखो, हिस्ट्री में और करंट में ज़्यादा इशू है हार्ड को लेके, वो मेरे लिए भी हार्ड ही था। उसी की वजह से पेपर को हार्ड बोला गया है, क्योंकि हिस्ट्री और करंट पे ध्यान भी ज़्यादा देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर ज़्यादा हैं उसमें, क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। इन 2 सब्जेक्ट्स में ही लगभग 25 क्वेश्चन हो गए, 15-10 का एक वो है जी सर। तो लगभग 33% तो यही है, 75 का तो है ही पेपर। जी सर। तो मैंने उनको उतना ही वो किया कि मतलब कि हाँ अपने, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ी अजीब है सब्जेक्ट, वो कितना ही पढ़ लो आप भूल जाते हो। बिल्कुल। और करंट का तो कोई अता पता ही नहीं कि कहाँ से आ रही है। तो उन पे उतना ही फोकस किया कि हाँ मतलब इजी क्वेश्चन आया तो हो जाएगा, हार्ड आया तो अपने को नहीं चढ़ना। पूरा फोकस बाकी बचे सब्जेक्ट्स पर था। ज्योग्राफी में इशू आया नहीं, क्योंकि दोनों टीचर्स अपने अपने मतलब क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं, तो कोई परेशानी नहीं है ज्योग्राफी। आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के मार्क्स हमें जानने हैं। जी, अभी जो फाइनल आंसर की जी, जारी हुई है उसके अनुसार मेरे फर्स्ट पेपर में 103 है और 150 में से जी, जी, और सेकंड पेपर में 300 में से 215 है जी। महेंद्र भाई, फर्स्ट पेपर को लेकर अब सवाल का दूसरा भाग आता है कि पिछले पेपर में भी ऐसा हुआ था, उससे पहले भी जब से 40% वाला एक रूल आया जी, बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी केवल उस 40% के बैरियर को, अवरोध को क्रॉस ना कर पाने के कारण कई बार असफल हो जाते हैं। जी सर। आपके मन में ये शंका रही होगी, और इस दुविधा से खुद को बचाने के लिए या दूर करने के लिए आपने क्या प्रयास किया, या फर्स्ट पेपर के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं मैं समझता हूं कि बहुत शानदार स्कोर है, 150 में से 103 नंबर लेकर आना बहुत बड़ा स्कोर हो जाता है। तो सारे स्टूडेंट्स जो आपको भविष्य में सुनेंगे, आपको एक मार्गदर्शक के रूप में देखना चाहते हैं कि फर्स्ट पेपर की तैयारी में कैसे तैयारी करनी चाहिए। फर्स्ट पेपर में सर बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिस सब्जेक्ट से आते हैं जी, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे करंट 10 क्वेश्चन आते हैं और 15 के लगभग हिस्ट्री कल्चर के आते हैं। तो इन क्वेश्चंस के नंबर्स देख के अपने को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब अपन दूसरे सब्जेक्ट्स को देखते हैं तो इन दोनों का मिला के जितना सिलेबस है बाकी बच्चे पूरे पोर्शन को आप कंप्लीट कर सकते हो उतने में।
पूरे टाइम में आप पूरे बचे हुए 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो, पूरे सिलेबस को। अच्छा। हिंदी में बहुत छोटा सा सब्जेक्ट सिलेबस है, syllabus है। इंग्लिश का बहुत छोटा सा है, गणित में तो कुछ सिलेबस ही नहीं दे रखा है, मतलब गिनती की 4 चीजें दे रखी है बस, 4 प्रश्नावलियां पढ़नी है आपको, उसी में स्टैटिक्स आ जाता है। रीजनिंग तो बेसिकली जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको रीजनिंग तो हार्ड लगती नहीं है, रीजनिंग हो जाती है। साइंस के जरूर थोड़े से व्यवहारिक क्वेश्चन आए थे फिजिक्स को लेकर, क्योंकि फिजिक्स मेरा बैकग्राउंड नहीं था तो वो मेरे गलत हुए थे। बाकी साइंस भी इजी आई थी। साइंस में जो बायो वाला आए थे, बायो के आए थे 3 क्वेश्चन, वो ठीक थे। और पॉलिटी का मैंने बताया आपको कि पॉलिटी में जो मेरे पास कंटेंट था उससे 5 में से 4 हो गए थे क्वेश्चन। और एक मैनेजमेंट जो है उसका भी बड़ा पोर्शन एग्जाम में आता है, तो वो मैथ्स की तरह है, मतलब आप पढ़ लो आपके सवाल पूरे हो सकते हैं इसमें। अच्छा। तो मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ा था मैंने, की बार 10 क्वेश्चन आए थे मैनेजमेंट से। हाँ, इस बार थोड़ा वो का सब्जेक्ट भी जैसे हमारे साइकोलॉजी को सेकंड पेपर से उठा के फर्स्ट पेपर में रख दिया। जी सर, वो सारी चीजें रही। तो साइकोलॉजी में 5 क्वेश्चन थे, एक मेरा गलत हुआ था, अटेम्प्ट मैंने 5 ही किए थे जी। 10 मैनेजमेंट के थे, वो सब सही थे जी। उसमें से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। कहने का मतलब ये है कि मतलब जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनको यूं देख के इग्नोर कर देते हैं कि इनको अलग अलग को अपन पढ़ेंगे तब जाके इतने मार्क्स आएंगे। इससे अच्छा है अपन ओनली एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पढ़ें और अपने 25 क्वेश्चन हो गए। जबकि खेल उल्टा है उसका जी, जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट हैं छोटे, वो कम सिलेबस रखते हैं, तो उनका रिवीजन बार बार हो सकता है, ज़्यादा बार रिवीजन हो सकता है उनका। लेकिन जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है और करंट है, करंट में तो मतलब अंधा है काम कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कोई पता नहीं है। साल भर से पहले भी कई बार चले जाते हैं वो बोलने के लिए, हालांकि हम तो साल भर का ही पढ़ते हैं जी। और करंट क्या है, सब्जेक्ट नया है, किसी भी चीज़ से रिलेट नहीं करता हो तो वो याद ही नहीं होती चीज़ें, सबके लिए नया होता है, तो इसलिए करंट के भरोसे रहते हैं, लेकिन करंट उतना साथ नहीं देता है एग्जाम में। करंट में क्या है, अगर डीपली जैसे सवाल आए थे कि ये 3रा संस्करण था, 4था संस्करण था, ऐसे करके वाक्य बना के फिर दिए थे कौन सा कथन सही है गलत है, तो उसमें हर एक चीज में आपको अगर अच्छे से पता है तभी आप सवाल कर सकते हो। आपको आगे की चीज पता है लेकिन ये नहीं पता कि वो 3रा संस्करण था या 4था संस्करण था, तो फिर आप वहाँ फंस जाते हो। करंट का मामला पेचीदा है, तो करंट के भरोसे नहीं रहना है, करंट तो बस इतनी पढ़ लेना है कि मतलब हो जाए, हाँ, कि जो सबका हो रहा है कम से कम वो तो मेरा सही हो बस। और हिस्ट्री भी इसी तरीके से कि जो इजी सवाल आए वो हो जाए, तो निकल जाए बस, और हार्ड आए वो ठीक है, कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट से वो कर लेगा, बाकी सब्जेक्ट अपन कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो सबसे ज्यादा रखना जरूरी है। सेकंड पेपर की क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी, और जो भविष्य में, क्योंकि अभी प्रस्तावित है ग्रेड 1 की एग्जाम जी जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये इंटरव्यू है वो ग्रेड 1 की एग्जाम से पहले ही हम प्रसारित करें, तो वो जो विद्यार्थी हैं जो अब सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड देने जा रहे हैं, उनकी तैयारी में खास तौर पर ज्योग्राफी से क्या उन्हें करना चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट रैंकर हो। जी सर, तो मैंने कोई मतलब स्टडी मटेरियल के लिए कोई नई चीज़ तो करी नहीं थी, मैं पूर्ण रूप से मतलब कलाम एकेडमी के ऊपर ही डिपेंडेंट था, क्योंकि ज्योग्राफी में ज़्यादा कुछ पता नहीं था मुझे। मैंने बस एमए प्रीवियस करी और दूसरे साल में यहाँ आ गया, कि मुझे बस ये था कि ज्योग्राफी मुझे अच्छे से समझ आती थी, याद जल्दी हो जाती। बाकी जो चीज़ें पढ़ी मोटा मोटी, तो बीए में भी मेरे ज्योग्राफी थी तो पता थी, लेकिन एक पोर्शन होता है जो अपने ह्यूमन ज्योग्राफी और जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं मतलब ज्योग्राफी के, वो सर ने अच्छे से यहाँ समझाया जी। तो यहाँ के नोट्स पे पूर्ण रूप से निर्भर था मैं, क्योंकि मेरे पास और कोई मैटर था नहीं जी। इससे पहले मैंने तैयारी भी नहीं करी थी जी। तो सर से जब बात होती थी तो सर बोलते थे कि ये जो मैटर मैं करवा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, और इसके अलावा अगर कुछ पढ़ना है तो पहले ये क्लियर कर लेना कि तुम्हें जो मैंने बताया वो आपको याद है कि नहीं पूरा। आपको ये याद हो नहीं रहा है, इसको आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, आप दूसरे मैटर पे जा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि आप ना इधर का पूरा याद रख पाओगे ना उधर का पूरा याद रख पाओगे, नई नई चीजें बटोरते रहोगे आप। आधी छोड़ पूरी द्यावे, जी सर। आधी बचे ना पूरी पावे, वो है। सही बात है। तो फिर मैंने नोट्स के अलावा दूसरी तरफ एक एनसीईआरटी के लिए सर ने बोला था कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, वहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन जाते हैं कभी भी। हाँ, ये सभी विद्यार्थियों से मैं चाहूंगा कि जी आप सर। महेंद्र भाई की ये बात जरूर सुने। एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन जाते हैं, और सर ने बोला कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन छपवाना पॉसिबल नहीं है कि आपको मैं नोट्स में वो चीज़ें सारी लिखूँ। अपने को ये थोड़ी पता है कि एग्जामिनर के दिमाग में कौन सी लाइन चल रही है, कब कौन सा कहाँ से क्वेश्चन। सही तो है। अपने स्तर पर आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें। 11वीं 12वीं या 6 से 12 तक की? नहीं, 11वीं 12वीं में। ज्योग्राफी की खास तौर पर। जी। 11वीं 12वीं की 4 किताबें आती हैं, हम्म, 2 11वीं में, 2 दो 12वीं में। 12वीं में। तो चारों किताबें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बस उसमें से अब की बार वाले एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं लाइन टू लाइन उठ के, जी जो नोट्स में नहीं थे। जी कुछ सवाल ऐसे, लेकिन वो सही हो गए। क्यों? क्योंकि सर ने कहा था कि एनसीईआरटी को एक बार देख लेना, जी। उस हिसाब से। और एनसीईआरटी में कुछ लाइंस ऐसी भी दे रखी हैं जो मतलब हट के लगती हैं। अगर अच्छा। उसका सवाल बनाया जाए तो आप पहली बार में उसको गलत कर देते हो, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। अच्छा। तो एनसीईआरटी पढ़ने से आपको चीज़ें पता लगती है। फिर मैंने एनसीईआरटी से जो इम्पोर्टेंट सी, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैंने अपने नोट्स में ऐड किया, और फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। फिर बस बार बार रिवीजन, वो कुछ। जी। एक बात आपने बताई कि आपने एग्जाम जो दिया और लगभग अक्टूबर 2024 के आसपास, नवंबर 2024 के आसपास आपकी टेस्ट सीरीज, सॉरी आपकी जो ऑफलाइन क्लास थी वो खत्म हो गई, जी सर। और एग्जाम जो है वो जून 25 में है। जी। तो इस बीच में फिर अपने आप को आप कैसे मैनेज कर पाए? क्योंकि वो 8-7 महीने, ऑफलाइन का तो चलो आपने बता दिया कि मैं 2 घंटे जाता था, लेकिन वो जो बचा हुआ जो टाइम था उसको आपने किस तरह से मैनेज किया होगा? उसमें कोचिंग की टेस्ट सीरीज ने हेल्प किया मुझे, जी। क्योंकि जैसे ही हमारी अक्टूबर या नवंबर के आसपास हमारी ख़त्म हुई कोचिंग, तो एक ओनली हमारे जो क्लास, मतलब ऑल राजस्थान में नहीं, ओनली सीकर और जयपुर ते भी बैच थे फर्स्ट जी। पेपर की, उनकी एक अलग से टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी जी। कलाम में। जी। तो टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ी हेल्प हो जाती है कि आपको प्लानिंग कुछ नहीं करनी पड़ती। तो अब वो शेड्यूल वो लोग देते हैं और उसके हिसाब से ही आपको अपना लिखना होता है। जी सर। जी। तो उसी शेड्यूल के हिसाब से अपन कोई प्लानिंग करनी नहीं है, कुछ और चीज़ें सोचनी नहीं है, जैसा शेड्यूल में आया है टेस्ट की तैयारी करते रहना है। अब वो टेस्ट सीरीज दिसंबर के आसपास ख़त्म हो गई, उसके बाद जनवरी से नई चालू कर दी। तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी नहीं, मतलब कुछ भी अलग। आप तब अकेले बैठते हो जब आपके पास करने को कुछ हो नहीं, शेड्यूल नहीं हो। शेड्यूल बना हुआ है, आपके पास सिलेबस है, पढ़ो आराम से। तो उसी में टाइम, और फिर लगभग टेस्ट सीरीज एंड हुई एग्जाम से 15 दिन हाँ, 15 दिन पहले खत्म होती है। बस। तो टाइम ये मिला ही नहीं ऐसा कि मतलब मैं ये सोचूं कि मुझे क्या पढ़ना है। टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानूंगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी टेस्ट सीरीज देते तो हैं, जी सर। लेकिन फिर वो बीच में कई बार छोड़ देना, कई बार टेस्ट पेपर को नहीं एनालाइज करना, पेपर 1 जीके दे के चले जाना, 3 घंटे बैठने को कहा गया तो 2 घंटे पेपर उठ के फिर चले जाना। आपका टेस्ट सीरीज देते वक्त कैसा अनुभव रहा, और टास्क बुकलेट्स जो आपको साथ में मिली उनको लेकर आपका कैसा अनुभव रहा? मतलब जो हमें ऑफलाइन बैच में नोट्स पढ़ाए जाते थे जी। तो वो ठीक थे, हमारे पास थे, हमने उन्हीं का रिवीजन किया। टास्क बुकलेट का तो मुझे पता भी नहीं था जी। कि ऐसा कंटेंट, मतलब ये इतना करवा दिया अब इसके बाद भी कोई कंटेंट अपने को मिलेगा क्या, ऐसा मुझे नहीं था, पता नहीं था। टेस्ट सीरीज लॉन्च होती है फिर नवंबर में, उसमें हमें बुकलेट्स बांटी जाती है। तो बुकलेट्स जब दी तो उसी समय मैंने एक काम कर दिया था कि मतलब अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, मैटर ज़्यादा हो रहा है अपने पास। एक तरफ सेम सब्जेक्ट की 2 चीज़ें हो रही हैं, एक क्लास नोट्स हैं, एक बुकलेट्स हैं। तो उनको मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया एक जगह, या तो बुकलेट में कोई चीज़ या फिर नोट्स में कोई चीज़, कंपाइल कर दें उनको अपने। जी सर, एक जगह कर दिया ताकि दिक्कत ना हो। जी। तो वो चीज़ मैंने वहीं से शुरू कर दी। और
टेस्ट में यूं था कि अब आप बोल रहे हो कि कोई टेस्ट बीच में देख के छोड़ के जा रहा है, तो वो तो उनकी अपनी गंभीरता पे है कि वो एग्जाम को कितना गंभीरता कितना से लेते हैं। सीरियसली ले रहे हैं, उसके लिए पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। अब जो नहीं ले रहा है वो तो सर जबरदस्ती तो अपन रोक भी नहीं हाँ सकते। सही है। तो मैंने तो मतलब यूं था, धीरे धीरे जो कोचिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद में मतलब कंप्लीट यूं हो गया था कि हाँ अब वैकेंसी भी आ गई, सोचने का टाइम नहीं मिला। कोचिंग खत्म होने से पहले ही वैकेंसी आ गई, तो ये तो सोचने का मतलब टाइम ही नहीं था कि क्या करना है। अब कोचिंग कंप्लीट होगी, भर्ती नहीं है, अब क्या करना है। तो भर्ती समय पे आ गई थी, तो उसके बाद में बस शेड्यूल भी जारी कर दिया टेस्ट सीरीज का, तो बस पढ़ते जाना है। उसने उस टेस्ट सीरीज में जो थी तो क्लास टेस्ट सीरीज, मतलब ऑल राजस्थान में नहीं थी वो, ओनली हमारे बैचेस की। तो फरवरी में स्टार्ट हुई थी ऑल राजस्थान वाली। जी। तो उसमें एक फ़ायदा ये हो गया कि फर्स्ट पेपर को और अच्छे से तैयार करने का मौका मिल गया पहले से ही। मतलब ऑल राजस्थान में बड़े लेवल पर जाने से पहले आपकी घर पे ही टेस्टिंग हो रही है अच्छे से, वो वाला हो गया। तो नवंबर दिसंबर में 2-2.5 महीने चली वो टेस्ट सीरीज। मतलब 3 चरण हो गए कि पहला आपके क्लासरूम का, जी सर, फिर आपकी जो जयपुर के सारे बैचेस की एक संयुक्त टेस्ट सीरीज, जी, और फिर आपके पास ऑल राजस्थान टेस्ट सीरीज। जी। और मेन मुद्दे की बात है कि ये फ्री है। हाँ, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हाँ ये उनके चीज़ लिए फ्री हमेशा है। ये जी सारे सर। प्रोग्राम्स ऑफलाइन वालों के लिए फ्री रहते हैं जी उनके सर। रेस्पेक्टिव एग्जाम के। टेस्ट सीरीज में एक बच्चों की एक डाउट रहता है कि ये सर टेस्ट के नंबर तो आ गए, ये इम्प्रूव नहीं हो रहे, या हम टेस्ट देकर आ जाएं, अब घर पे जाके क्या करें उस टेस्ट पेपर का। नहीं, टेस्ट सीरीज के हिसाब से क्या करना चाहिए या आप क्या करते थे। मैं देखो, टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें एक तो वो सवाल होते हैं जो मतलब आपके कंटेंट से आए सीधे सीधे, तो आपने कर लिए, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो होते कंटेंट से ही हैं लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है उसके लिए, या ऑप्शन काट के करना पड़ता है। जी। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं होते हैं, मतलब आपके कंटेंट से ही नहीं होते जी। तो उनको आपको घर पे जाके ऐड करना तो है, मार्क करना है, ऐड भी करना है, अपने नोट्स में भी ऐड करना है उनको। और मैं यहाँ पे एक बड़ा रोचक सवाल पूछूंगा कि कंटेंट दिया है फिर भी टेस्ट सीरीज का एक सवाल ऐसा बना दिया जो कंटेंट में से नहीं है। हाँ, तो वो एक तरीके से यही है कि मतलब ऐड कर लो आप। जो सीरियस है उसको पता है कि ये अलग है, अपने पास नहीं है। जो सीरियस नहीं है उसको तो ये है कि हाँ दिया है पेपर, कौन सा सही है अपने कंटेंट से है, अपने को कौन तो सा नहीं बेड़े है। करके रखने बनने खाली, ये है। तो घर पे जाके उसका एनालिसिस करना तो बहुत जरूरी है। अगर सबसे ज़्यादा एनालिसिस उस सवाल का करना है जो मतलब अपन ने गलत किया है और अपन ने पढ़ भी रखा था, जी, अपन उसी को अटेम्प्ट करते हैं जिसको अपन ने पढ़ रखा है, सही है। तो वो गलत हो गया। मतलब गलत तो आप उस समय कैसा सोच रहे थे, सवाल कैसे आपको सोचना चाह रहा था जी। ये चीज़ थोड़ी टेस्ट सीरीज के बाद, पेपर जाने के बाद में, वो संडे को होता है, तो संडे को बेसिकली मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पढ़ता तो नहीं था मैं, जो पेपर हुआ है उसी को एनालिसिस करता था जी। इसमें से क्या चीज़ अपने को ऐड करनी है अपने नोट्स में जी। क्या चीज़ नहीं है जी। वो। एक चीज जाननी थी कि जो आपके साथ के बाकी के टॉपर्स हैं, जी सर, सेकंड रैंक थर्ड रैंक, इनसे फोर्थ, क्योंकि सेकंड थर्ड भी कलाम एकेडमी से, इनसे वही बातचीत बाद में। जी नहीं सर, नहीं। अच्छा, वो शायद हमारे बैच से नहीं थे, वो जयपुर सीकर बैच से जी थे। लेकिन यहाँ मैं जो आप टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो, मैं आपको भी बताना चाहूंगा और आपके जरिए सारे साथियों को भी बताना चाहूंगा कि वो हमारे ऑफलाइन के वो विद्यार्थी थे जो साथ ही साथ कलाम एकेडमी की कंटेंट डेवलपमेंट टीम से भी जुड़े हुए थे। अच्छा, तो जो आपके जो टेस्ट सीरीज आती हैं, जैसे भाई वो ग्रेड 1 के थे, तो थर्ड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज लग रही हैं, जी जी सर, उसका पूरा वो कंटेंट तैयार करना, स्टडी मटेरियल रेफरेंस बुक से पढ़ के तैयार करना, क्योंकि वो जो ग्रेड 1 की तैयारी कर चुका है उसका कम से कम उसके विषय पर तो कमांड हो ही जाता है। जी जी सर। तो वैसे सारे विद्यार्थी थे, तो ऐसे ही कई विद्यार्थियों की, ऐसे ही कई साथियों की जो हमारी कंटेंट डेवलपमेंट की टीम है, उसकी आप कह सकते हैं साझा भूमिका रही होगी। आप जैसे अनेक विद्यार्थी जो हैं वो वहां तक पहुंच पाए हैं उस मुकाम तक। एक चीज मुझे और जाननी है सर कि लास्ट टाइम जब परीक्षा का रहता है तो अक्सर स्टूडेंट्स के एक कंफ्यूजन रहता है कि सर पढ़ तो लिया पर क्या पता याद हुआ है कि नहीं हुआ,
मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब वो समय अपने आप को तनाव के साथ पूरी तरह से लड़कर उसको स्वयं पे हावी नहीं होने देने का है। आपके साथ ऐसी समस्या आई क्या, और आई तो आपने कैसे इससे मुकाबला किया? तनाव की तो सर, जो सेकंड पेपर में विकास सर और बगड़िया सर, जी। वो कुछ चीज़ें बताते रहते थे यूँ, मतलब क्लास के दौरान। तो बगड़िया जी सर बोलते थे कि मतलब आपको पढ़ना है, अपनी चीज़ों के प्रति गंभीर रहना है, लेकिन चिंता नहीं करनी है साथ में, हम्म, क्योंकि आपके पास एक ही वेपन है, आपका दिमाग। हम्म, तो अगर आप इसको किसी भी कारण से, चाहे वो तैयारी के कारण से ही क्यों ना हो, खराब कर लेते हो तो उसका खामियाजा आपको खुद भुगतना पड़ेगा। हम्म, तो टेस्ट सीरीज में नंबर अच्छे आ रहे हों चाहे बुरे आ रहे हों, आपको अपना शेड्यूल फॉलो करना है, जी। पढ़ते रहना है। हम्म, ये इमोशंस पे तो थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा कि हो जाएगा, नहीं होगा, याद नहीं हो रहा, कंटेंट सफिशिएंट है या नहीं। हम्म, ये अपने आप सेल्फ ही करना पड़ेगा आपको, इमोशंस पे कंट्रोल। जी। वरना फिर यही दिमाग आपके विपक्ष में काम करने लग जाता है। मतलब हम्म, आप किताब सामने लेके बैठे हो, सोच रहे हो कि होगा या नहीं होगा, तो अपन पढ़ नहीं रहे हैं उसको। गिन तो रहे हैं कि मैं पढ़ रहा था, लेकिन अपन सोच खाली रहे हैं। टाइम ही बीत रहा है और उसके बस, वो घंटे काउंट हो रहे हैं उसके। जी जी जी। तो आप डिस्ट्रैक्ट ही हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो। कई लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव रहा करो, तो पॉजिटिव सोचना भी एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट होना ही है। आप न्यूट्रल रहिए, ना पॉजिटिव सोचना है ना नेगेटिव सोचना है। बड़ी बात है ये। जी सर। आप अगर एग्ज़ाम के दौरान यूँ मतलब पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आप यूँ सोच रहे हो कि मैं मेरा हो ही जाएगा, अभी टेस्ट में भी तो इतने नंबर आए थे, ये वो, हम्म, तो आप पढ़ नहीं रहे हो उस समय, सही है। आप ट्रैक से नीचे उतर चुके हो। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि आमतौर पर यही कहा जाता है कि अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, ये सोचना करो। ही नहीं है, बस जो सिर्फ सिलेबस है उस पे ही रहना है। बिल्कुल 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 सर। जी सर। 4 या 5 ऐसी चीजें जो महेंद्र जी को लगता है कि उन्होंने बाकी लोगों से अलग करी, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ। और कुछ चीजें ऐसी भी मुझे बताइए जो आप सख्त रूप से अपने सारे छोटे भाई बहनों को कहना चाहते हैं कि ये परीक्षा की तैयारी के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना है। जो मैंने अलग करी वो तो अनवरत रूप से रिवीजन ही है सर, और तो मैं क्या बताऊँ, कितनी बार हुआ होगा रिवीजन? पता नहीं है सर। अच्छा। तो मतलब आप ये चीज़ भी नहीं सोचोगे ना कि मैंने कितनी 10 बार कर लिया, 5 बार कर लिया। इससे क्या फर्क पड़ता है, आपने 20 बार कर लिया हो जाए। हम्म, बस जो मायने रखती है वो ये है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन होने चाहिए। जी आपने 50 बार भी कर लिया लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो रिजल्ट जी। वही का वो का ही है। कोई ग्रुप था 3-4 लोगों का? स्टडी तो मैं सेल्फ स्टडी मतलब अकेले ही करता था, लेकिन क्वेश्चन डिस्कस जरूर मैं करता था, पेपर डिस्कस करते थे जी। कि इसमें ये कैसे हुआ, ये हुआ तो ये क्यों हुआ। अच्छा अच्छा। स्टडी तो अकेला ही करता था। ओके। और कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि ये सख्त रूप से अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको सफल होना है अवॉइड तो मेरे ख्याल से पढ़ने के अलावा सब कुछ ही कर देना चाहिए। तो? मतलब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो ही सही फिर। जो चीज पढ़ाई से दूर लेके जा रही है, वो सब बस चीज को। कुछ भी, हर चीज़ ही दूर ही लेके जाती है सर। पढ़ाई के अलावा पढ़ाई के पास कोई नहीं लाता। आप जी। पढ़ाई करो आप तो ही पढ़ाई के पास हो। पढ़ाई के अलावा आप कुछ भी नाम देख के यूं कि ये जी। भी हो जाएगा, इससे इम्प्रूव, कुछ इम्प्रूव, जी। कुछ भी इम्प्रूव नहीं होगा। बस जो है वो पढ़ाई ही है सारी सब कुछ। जी। जी सर। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता के श्रेय में मैं 3 चीज़ें बोलूँगा सर। जी। एक तो शिव की इच्छा। जी भोलेनाथ। जी। क्या बात है। शिव की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। पहला श्रेय उनको है। महाकाल। फिर माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन। जी। फिर तीसरा जो भी साथी रहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े जी। रहे मेरे साथ, जिन्होंने भी हेल्प करी तैयारी के दौरान, जी। बस उन्हीं को है सर। और एक व्यक्ति का नाम भूल रहे हैं आप यहाँ पे, वो हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि महेंद्र भाई बहुत जल्द विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं।
जी और ऐसा कहा जाता है कि जो लेडी लक है वो भी व्यक्ति की जिंदगी में सफलता की जो संभावनाएं है उनको दुरुस्त करता है। जी सर। और हमारी जो बहुरानी है जी सर। वो भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ही है, जी सर। उनका क्या रिएक्शन रहा? वही माता पिता वाला रिएक्शन की मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जी जी जी। बाकी अब जीवन में आगे का क्या विचार है महेंद्र भाई? यहीं पे यात्रा को स्थगित करना या फिर एपी में भी एक अच्छी रैंक के साथ जाना? अभी जब से ये एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद से तो यात्रा स्थगित ही है, लेकिन सोच रहा हूँ मैं कि जब कि मतलब एक बार ज्वाइनिंग हो जाए तो उसके बाद से अपने को टाइम मैनेजमेंट का पता लग जाए कि कितना टाइम अपने पास रहेगा जी स्कूल के बाद, उस हिसाब से एपी का ही है सर, जी। असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर। जी सर। तो चलिए बातचीत को यहाँ विराम देंगे जी सर। और लास्ट में जाते जाते जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको कोई आपकी तरफ से मार्गदर्शन से भरा हुआ संदेश, जो भविष्य में सेकंड ग्रेड, ग्रेड 1, ग्रेड 3 जो भी एग्जाम्स आने वाली है, भले ही नॉन टीचिंग की हो टीचिंग की हो, क्या करना चाहिए? मेरी तरफ से तो यही है कि मतलब अपन कई बार यूं करते हैं कि साधारण चीज़ों को यूं मान लेते हैं कि ये नहीं, हमें कुछ स्पेशल चाहिए जिससे स्पेशल चीज़ें प्राप्त हों, लेकिन साधारण चीज़ें कारगर होती हैं। जी। तो रिवीजन ही सब कुछ है बस। बस बार बार आंख बंद बार करके। बार आप रिवीजन करिए। जी एक टॉपिक को पढ़ते समय आप हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे आपको, 5 बार पढ़ने के बाद आप में उसकी एक बेसिक समझ विकसित हो, लेकिन उसके बाद क्या मायने रखेगा वो बस रिवीजन है। बिल्कुल बिल्कुल। एक टॉपर में और आप में फ़र्क बस इतना ही है। कोई अगर मेधावी है, कोई सामान्य है, जी तो उसमें फ़र्क बस बेसिक स्तर तक आने का ही है। हाँ, वो समझने में कितना समय लग रहा है, समझने के हाँ, बाद तो आप सब बराबर ही हैं। हो सकता है आप वो चीज 4 बार में समझ पाए, मुझे वो चीज समझने के लिए 10 बार पढ़ना पड़े। जैसे कोई 2 बार में समझ गया, उस स्तर पर हो गया कि मतलब उसको बेसिक समझ है उस टॉपिक की, और कोई एक है जिसको 7-8 बार पढ़ने के बाद उस स्तर पर पहुंच पाए, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद अब तो दोनों बराबर हैं, तो उसके बाद जो चीज़ मायने रखती है वो बस रिवीजन ही है। जी अगर टॉपर जो मतलब मेधावी छात्र है वो उसके बाद रिवीजन नहीं करेगा, वो और कॉन्फिडेंस में रहेगा कि 2 बार में याद कर लेता हूँ मैं, तो ये तो इसलिए मेहनती बच्चे अधिकतर टैलेंटेड को पीछे छोड़ देते हैं। बहुत बड़ी बात कही तो आप। जो रिवीजन बार बार आंख बंद करके अपने को सोचना नहीं है, बस रिवीजन करते हैं। इसीलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं समझता हूँ इंटेलिजेंस से ज्यादा हार्ड वर्क का गेम है। जी सर। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। इमोशंस तो हर बार यूं ही है कि अब थक गए, रुक जा, हो गया याद, ये वो, तो नहीं, अपना काम यही है अभी। हाँ, करने यही आए हैं, सही है। बस इसके अलावा अपने पास काम ही नहीं है कुछ। जी। बस यही है, रिवीजन ही है सक्सेस। एक सवाल विद्यार्थियों के दिमाग में हमेशा रहता है, क्लास से बाहर हम भी जब आते हैं तो हमें कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर इतना पढ़ना काफी है क्या, इससे हो जाएगा क्या, या कहीं हम कम तो नहीं पढ़ रहे? हमारे बगल में जो लाइब्रेरी में बैठता है उसके पास तो 4 वो वाली किताबें हैं जो हमारे पास नहीं है। तो आप या आपके आसपास के सर्किल में इस तरह के सवाल घूमते थे? जी सर। मेरे जो साथी थे वो भी अक्सर ये करते थे, मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट को लेके कि इस सब्जेक्ट में मैं वो किताब वो भी अच्छी आती है, वो किताब वो भी अच्छा, और वो भी ऑफलाइन स्टूडेंट थे, फिर भी कि मतलब सफिशिएंट नहीं है हमें हाँ जो कि मिल रहा इससे क्या होगा, ये तो बहुत कम है, वो किताब अच्छा। उसमें अच्छे से दे रखा है। हाँ। लेकिन मेरे दिमाग में यूँ था कि अपन ले तो आएंगे लेकिन फिर आखिरी में समेट नहीं पाएंगे इनको। जी अपने पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसको रिवीजन अपन क्विकली कर सकें, जितना कम समय में हो सके उतना कम समय में रिवीजन कर सकें। कम मैटर में एक चीज़ होती है कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने एक मैटर को 5 बार पढ़ लिया, ज़्यादा मैटर वाले ने उस चीज़ को 2 बार पढ़ा है। आप ये डिसीजन ले पाते हो एग्ज़ाम में कि मुझे कौन सा सवाल करना है, कौन सा तो मुझे आ रहा है। 5 बार 10 बार जिसने पढ़ लिया एक ही कंटेंट को, मतलब बार बार पढ़ लिया, ज़्यादा बार पढ़ लिया, तो उसको क्लैरिटी रहती है दिमाग, उसकी मसल मेमोरी में सेव हो गया वो कि मेरे नोट्स में ये तो है और मेरे नोट्स में ये नहीं है, तो मुझे ये सवाल आता है, मुझे ये सवाल नहीं आता। तो जो माइनस मार्किंग वाला है
वो खत्म हो जाता है, वो मतलब बहुत कम हो जाता है दूसरों की अपेक्षा में। क्यों? उसके दिमाग में क्लैरिटी है कि इसमें सवाल में ये शब्द आ गया, मतलब ये सवाल कुछ और पूछ रहा है, मुझे ये नहीं आता, अपने नोट्स में ये जानकारी नहीं है। तो छोड़ने से आप वो जो 1/3 नंबर है वो बचा रहे हो। एक चीज तो ये, और एक चीज ऑप्शन कट के हो सकते हैं अगर आपको क्लियरली सब कुछ पता है, क्योंकि आपने कम मैटर पढ़ा है लेकिन बार बार पढ़ा है, तो आपको क्लियरली पता है सारी चीजें कि ये मुझे आता है, ये तो नहीं होगा इसका जी। तो उससे क्लियरिटी रहती है, और जो सवाल आपको आ रहा है वो डेफिनेटली आ ही रहा होता है उस समय। तो इसलिए मैटर ज़्यादा इकट्ठा करने का मतलब शुरू से ही नहीं रहा मेरे को कि जो है इसी में से हो जाएगा, जो होना होगा वो जो इंस्टीट्यूट दे रहा है पहले से ही मतलब नोट्स लिखवा दिए, ऑफलाइन कोचिंग कर ली, फिर बाद में बुकलेट्स दे दिए, जो नोट्स में नहीं है वो बुकलेट्स में है, और जो बुकलेट में भी छूट गया वो नोट्स में है, कुछ भी नहीं छूटा। जो अगर छूट भी गया कुछ तो वो टेस्ट पेपर में है जी, जो टेस्ट पेपर में उसको भी ऐड करना चाहिए अपने मतलब कंटेंट में ऐड कर लीजिए जी। तो जो इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है उसी में मतलब जो कर रहे हो उसमें भरोसा रखो, कुल मिला के वो सफिशिएंट है। तो आपके पास क्योंकि वो प्रमाण है और उस प्रमाणिता की मोहर है, फर्स्ट रैंकर हो आप, आपका इस पूरे कंटेंट को लेकर क्या कहना है? ऑफलाइन की क्लासेस में जो पढ़ाया गया, फिर जो आपको टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पेपर से पूछा गया, फिर जो बुकलेट्स दी गई कलाम एकेडमी को लेकर। कंटेंट में तो कंटेंट में यूं है सर कि फर्स्ट पेपर का जो कंटेंट है उसमें बुकलेट्स मिली थी, नोट्स भी थे मेरे पास, उसके अलावा मैंने कुछ पढ़ा नहीं क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था और आखिरी में इतनी चीज़ें समेटी भी नहीं जाती रिवीजन के लिए जी। तो मैंने शुरू में ही डिसाइड कर लिया था ये कि अपने को इतना ही हो पाएगा अपने से, इससे ज़्यादा अपने को नहीं लेना है। कोई भी बुक आ रही हो नहीं, कुछ भी अपने को जो है इसी से करना है। तो कुछ का जो साथी मेरे कहते थे कि मतलब ये बुक अच्छी आ रही है, इसमें ये है वो है, तो उनसे उनकी चीज़ें बिगड़ती देखी है मैंने मतलब एग्ज़ाम में कि यार ये तो मैं कंफ्यूज हो गया, इसमें तो ये क्लियरली लिखा है अपनी बुकलेट में या नोट्स में, तो ये सवाल तो आसानी से बन रहा था कि मैंने कहीं तो पढ़ा था उनको ये मतलब ये भी रहता है कि कहाँ पढ़ा था। हाँ, ये भी याद नहीं है कि कहाँ पढ़ा था। हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा था, तो वो चीज़ें कंफ्यूज ही करती है जी। कलाम के मैटर में प्रमाण के रूप में मैं अपने नंबर बताऊंगा, इससे ज़्यादा प्रमाण मैं नहीं बता सकता सर। जी जी। तो फर्स्ट पेपर जिसको बहुत ज़्यादा हार्ड बताया गया था कि मतलब 30 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जी, तो उसमें मैंने यही कलाम का कंटेंट पढ़ के 51 क्वेश्चन स्कोर किया था। तो RAS वाले जो रहते हैं मतलब उनका हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से इस पेपर में ये स्कोर ठीक है, सफिशिएंट है। इतना वो मैटर नहीं है कि मतलब आप इससे क्वालिफाई ही ना कर पाओ, पासिंग मार्क्स भी पास नहीं कर पाओ, क्योंकि जो मैंने स्कोर किया है वो प्योरली इसी कंटेंट से किया है जी। मेरे पास इसके अलावा कोई कंटेंट नहीं था कहीं का भी, कोई मार्केट की बुक नहीं थी, जो नोट्स थे, जो बुकलेट्स थी। अच्छा, टेबल पर कमरे में कोई दूसरी चीज़ हाथ ही नहीं लगाई? जी नहीं जी। जो मैंने सेकंड ग्रेड के टाइम ली थी, पहले की ली हुई थी, वो सब मैं मालपुरा छोड़ के आया था। नई चीज़ें मतलब यहाँ कुछ भी नहीं था मेरे पास जी। कि अपने ऑफलाइन पढ़ना है, नोट्स उतारने हैं। पहले मेरे को बुकलेट्स का पता ही नहीं था जी। तो भाई नोट्स ही सब कुछ है, इसी में टेस्ट देंगे, इसी में ऐड कर लेंगे। जी। फिर बुकलेट्स के रूप में नया मैटर आया, कुछ सिमिलर था, कुछ उसमें नया था, तो नई चीज़ें अपने नोट्स में ऐड कर ली या फिर नोट्स की चीज़ें बुकलेट्स में ऐड कर ली, एक जगह कर लिया मतलब मैटर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जगह करके और उसी से ये स्कोर मिला है जो फर्स्ट पेपर में मिला है। तो मुझे लगता है ये जो मतलब डर है कि फर्स्ट पेपर पास नहीं होगा, ये नहीं है, मतलब गलत है ऐसा डरना। ये वही बड़ी बात है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप डर रहे हो। तो आप बस अपने कंटेंट पे भरोसा रखिए और तैयारी करते रहिए। तो चलिए, ये थे हमारे साथ महेंद्र चौधरी जी, जिनकी RPSC स्कूल व्याख्याता की परीक्षा जिसके परिणाम अभी हाल 2025 में आए हैं, उसमें राजस्थान में इन्होंने पहली रैंक हासिल की है।
महेंद्र भाई के साथ ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। और हम सबको ये उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आने वाले सालों में इन्हीं महेंद्र जी के साथ एक और वीडियो, एक और इंटरव्यू, एक और पॉडकास्ट हम करेंगे जहां पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर महेंद्र चौधरी से बात कर रहे होंगे। क्यों महेंद्र भाई? तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कविवर हरिवंश राय बच्चन की 4 पंक्तियों के साथ महेंद्र भाई को कलाम परिवार की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि गहन सघन मनमोहक वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए और टीम कलाम आपके साथ है। आश्वस्त रहिए। थैंक यू सो मच।